नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल राम सर स्टडी ट्यूब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको केवीएस एंड एनवीएस की जो परीक्षा चल रही है उसके 11 जनवरी 2026 के जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसके पेपर के जीके वाले पार्ट के सभी 20 प्रश्नों का डिटेल्ड सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। अगर आपने भी 11 जनवरी को टीयर 1 का पेपर दिया है तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, देखें अंत तक। देखते हैं पहला क्वेश्चन है एक 61 से लेकर 80 तक क्वेश्चन है, तो मैंने जो ओरिजिनल पेपर है वही लिया है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, तो उसमें कुछ अधिकार तो समस्त मतलब केवल भारत के नागरिकों को है और कुछ अधिकार यह ऐसे हैं कि अगर विदेशी नागरिक है तो उनको भी प्राप्त है। तो इनमें से हमें वो देखना है कि कौन सा ऐसा अधिकार है, मौलिक अधिकार, जो इंडियन सिटीजन्स को भी है और नॉन इंडियंस को भी है। तो इसमें पहला दे रखा है कि वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति का अधिकार। तो ये अधिकार दोस्तों सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही है। दूसरा है जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान में यह अधिकार बाहर से आने वाले नागरिकों को भी दिया गया है। तीसरा है संघ या यूनियन बनने का अधिकार। तो यह अधिकार सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही है। अतः इसमें अगर हम सही उत्तर की बात करें तो केवल बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैव द्रव्यमान या बायोमास की पारिस्थितिकीय पिरामिड में निम्नलिखित में से किस जीव का बायोमास न्यूनतम है। तो क्या होता है, जैव द्रव्यमान में जो मतलब उत्पादक है उसका बायोमास सबसे अधिक होता है और क्रम से जैसे ऊपर जाते हैं तो बायोमास कम होता जाता है। तो इसमें हम देखें तो तृतीयक उपभोक्ता का बायोमास सबसे कम होगा। आते हैं 63वें क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। तो अदिश और सदिश दो तरह की राशियां होती है। अगर इसमें हम देखें तो तापक्रम ऐसी राशि है, ऐसी भौतिक राशि है जिसमें मतलब कोई दिशा नहीं होती। इसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वेग, बल और विस्थापन को हम दर्शाते हैं तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अतः इसका उत्तर है तापक्रम। चलते हैं 64वें क्वेश्चन पे। Which of the following statements is incorrect about the Ullas scheme, also known as the New India Literacy Program NILP? उल्लास योजना, जिसे अभिनव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP भी कहा जाता है, के संबंध में से कौन सा कथन गलत है। तो हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें अधिगमकर्ताओं को दीक्षा पोर्टल और उल्लास मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रादेशिक भाषाओं में शैक्षणिक विषय वस्तु करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये कथन सही है। दूसरा है, योजना के अंतर्गत राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों को नवोन्मेषी कार्यकलाप के निष्पादन हेतु लचीला रुख अपनाने की अनुमति है। तो ये भी कथन सत्य है। तीसरा है, 15 वर्ष और उससे अधिक के आयु समय के सभी निरक्षर व्यक्तियों को मूलभूत शिक्षा, साक्षरता और संख्या ज्ञान महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो यह कथन भी सत्य है।
चौथा कथन, उल्लास का कार्यान्वयन केवल ऑनलाइन विधि से होता है। यह कथन गलत है। उल्लास का कार्यान्वयन ऑनलाइन भी आप कर सकते हो और ऑफलाइन भी आप कर सकते हो। तो इसका उत्तर है 4। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो ये तो सभी जानते हैं, कोसी नदी है। यह बिहार का शोक है, क्योंकि ये नदी के अपना बहाव क्षेत्र बदलती रहती है। इससे बिहार के लोगों को बड़ी जनहानि का सामना करना पड़ता है। 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युगम ने बंगाली भाषा की श्रेणी में वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर है सेकंड वाला। ये जो प्रज्वल पाल है, इसने अपनी पुस्तक बूंटे बूंटे इसके लिए वर्ष 2025 का बंगाली भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार जीता है। आते हैं 67वें क्वेश्चन पे। तो जो संयुक्त राष्ट्र के वर्ष है और मतलब उसका विषय क्या है, संबंधित वर्ष, उससे सम्मिलित करना है। मैच द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर थीम टॉपिक्स इन द कॉलम ए विद द ईयर मेंशन इन कॉलम बी। कॉलम बी में वर्ष दिया है, कॉलम ए में मतलब किसी विशेष पर्टिकुलर जो ईयर है उसकी जो थीम है वो दी है। तो पहली थीम दी है संधारणीय विकास के लिए स्वयंसेवियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। तो यह है 2027 संधारणीय विकास के लिए स्वयंसेवियों का जो इंटरनेशनल वर्ष, ये है 2027। बी है संधारणीय और समुत्थानशील अंतरराष्ट्रीय पर्यटन वर्ष, ये वर्ष है 2026। तीसरा है शांति की गारंटी के रूप में अंतरराष्ट्रीय संवाद वर्ष। तो शांति गारंटी के लिए अंतरराष्ट्रीय संवाद वर्ष है 2025। तीसरा है डी है अंतरराष्ट्रीय शांति और न्यास वर्ष। तो यह है वर्ष 2023। तो इसका आंसर हो जाएगा ए में 4, बी में 3, सी में 2 और 4 में 1। 4 3 2 1 मतलब आंसर 1। अगला क्वेश्चन है 68। इसमें क्या है, नोबेल प्राइज रिसिपिएंट्स एंड उसके जो ईयर है उसको मैच करना है। शांति के जो पुरस्कार है नोबेल पीस प्राइज, पहला है नरगिस मोहद्दी। इसको किस ईयर का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो 2023 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो मिला है नरगिस मोहद्दी को। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, इनको मिला है 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार। सी में है एलेस बाइलेत्स्की मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इनको मिला है 2022 का शांति का नोबेल। डी की बात करें, निहन हिदेंक्यो, इनको मिला है वर्ष 2024 का शांति का नोबेल। तो अब हम ऑप्शन मैच करें। ए में 4 है, ए में है, बी में 1 है, सी में 3 है और डी में 2 है। इसका आंसर आ जाएगा 3। आते हैं 69 क्वेश्चन पे। द बैटल ऑफ अलाबोई वाज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अलाबोई का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच में। ये लड़ा गया था 1669 में 1669 में
अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में अहोम सेनापति लचित बोरवुफन के नेतृत्व में अहोम साम्राज्य की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 2025 विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप फॉर मेंस सिंगल कैटेगरी। मेंस की जो सिंगल कैटेगरी का विंबलडन जो लॉन टेनिस चैंपियनशिप है उसके बारे में कथन दिए हैं। तो पहला कथन है, पुरुष एकल का खिताब इटली के एक खिलाड़ी ने जीता। यह कथन सत्य है। यह खिताब जीता था जानिक सिनर ने। दूसरा है, जेनिक सिनर पुरुष एकल की अंतिम पारी में पराजित हुआ। यह कथन गलत है क्योंकि वह पराजित नहीं हुआ था। कार्लोस अल्काराज ने एकल खिताब जीता। ये कथन गलत है क्योंकि ये तो जेनिक सिनर ने जीत लिया था, अतः ये कथन गलत है। रोजर फेडरर ने सबसे अधिक बार पुरुष एकल ट्रॉफी जीती। तो ये कथन सही है। रोजर जो फेडरर है उसने 8 बार विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता है, मतलब ये कथन सही है। तो इसका आंसर मैच करें हम तो ए और डी सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिशन मौसम। कथन ए दे रखा है, यह समस्त भारतीय महासागरीय रिम में सामुद्रिक व्यापार और सांस्कृतिक भू क्षेत्र संबंधी पराराष्ट्रीय परियोजना है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की परियोजना है, तो ये भी सत्य है। तो इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों सत्य है। अगर कथन ए की बात करें तो यह समस्त भारतीय महासागरीय रिम में सामुद्रिक मार्ग और सांस्कृतिक भू क्षेत्र संबंधी पराराष्ट्रीय परियोजना है। ये मिशन मौसम का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच संचार चैनलों को फिर से स्थापित करना है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ व साइंसेज की द्वारा ये कार्यान्वित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आए तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 which of the following are the top 2 coal consuming countries in the world। वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2025 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व के शीर्ष 2 कोयला उपभोक्ता देश है। तो ये है भारत और चीन। पहला स्थान इसमें चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। आइए 73 क्वेश्चन पे, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 बहादुर शाह जफर वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड सेंट टू व्हिच प्रिजन। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास दे दिया था और इसमें पूछा है कि उसे किस कारागृह में भेजा गया। तो हम बात करें तो इसे भेजा था रंगून जेल में। रंगून जेल में भेजा था, जिसे 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। रंगून कहाँ है, तो रंगून है म्यांमार में। पहले रंगून बोलते थे, उसे अब कहते हैं यांगून, म्यांमार की जो राजधानी है। पहले बर्मा बोलते थे, अब म्यांमार है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी इन इंडिया। मतलब जीएसटी के बारे में 2 कथन दिए हैं। आईजीएसटी माल और सेवा की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर प्रभावित रहता है, यह सही है। ये क्या है, एकीकृत कर है जो केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होता है, तो यह कथन सही है। दूसरा है, आईजीएसटी केवल राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है, तो यह कथन गलत है क्योंकि आईजीएसटी को संग्रह करता है सेंटर और वो क्या है, दोनों को फिर स्टेटों को भी उसमें से बांट देता है, तो इसमें केवल कथन ये सही है।
बात करें 75वें क्वेश्चन की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडोनेशिया इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ G20 कंट्रीज, तो इट इज ट्रू। Indonesia has parliamentary system like India and the president is elected indirectly, choose the correct answer। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है। इंडोनेशिया में भारत की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। पहला कथन इसमें सही है, तो इसमें आंसर आएगा 3। 76वां क्वेश्चन, द UNDP measures gender social norm index GSNI as part of human development, which of the following is not among the 4 key dimensions of GSNI? मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP में जेंडर सामाजिक मानक सूचकांक की माप मानव संसाधन विकास के अंश के रूप में की जाती है। निम्नलिखित में से क्या जेंडर सामाजिक मानव सूचकांक के 4 मुख्य आयाम में सम्मिलित नहीं है? देखो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, उसमें कुछ मानक है जिनके आधार पे इसकी जो गणना की जाती है। तो GSNI में अगर इन जो मानकों में हम देखें तो जो ये प्रजनन क्षमता वाला मानक है वो नहीं आता। इसके जो मानक है वो है राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, शारीरिक अखंडता, यह है। तो प्रजनन इनमें नहीं आता, तो इसका आंसर आएगा प्रजनन क्षमता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड सॉल्यूशन, निम्नलिखित में कौन सा ठोस विलयन है? पहला है जल में विलयित ग्लूकोज। ग्लूकोज तो आपको पता है ये मतलब ठोस नहीं है, इसे द्रव है, लिक्विड। सोने में विलयित ताम्र, तो सोने में तांबा मिलता है तो तांबा तो ठोस होता है। नाइट्रोजन गैस में कपूर, तो ये तो दोनों ही गैस है। नाइट्रोजन गैस मिश्रित क्लोरोफॉर्म, ये भी गैस है, तो इसका आंसर आएगा 2। Which of the following domain is placed under the standard professional growth and development in the National Professional Standard for Teachers NPST, a guiding document brought out by National Council for Teachers Education? क्वेश्चन है कि जो NCT है उसके द्वारा एक मार्गदर्शी दस्तावेज प्रकाशित किया जाता है, उसमें अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक है। इसमें से किस क्षेत्र को व्यावसायिक समृद्धि और विकास के अंतर्गत रखा गया है? तो इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा मानक है, कौन सा किस क्षेत्र को व्यवसायिक समृद्धि और विकास के अंतर्गत रखा गया? व्यावसायिक संबंध को, तो ये गलत है। शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और एकीकरण, ये कथन सही है। विद्यार्थियों के अधिगम के लिए विषय सूची तैयार करना, ये भी इसमें नहीं आता। अधिगम की आवश्यकता, ये भी नहीं आता। क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शी दस्तावेज अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST में व्यावसायिक समृद्धि और विकास मानक के तहत शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और एकीकरण नामक क्षेत्र को रखा गया है। यह मानक क्या करता है? अध्यापकों के अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने और पेशेवर रूप से विकसित होने के महत्व पर जोर देता है। इसका जो मोटो है वो यह है कि टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। अगला है 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा बार आता है। यह है सरकारिया आयोग, जिसकी सिफारिश पर 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ था। इसका काम क्या है? संघवाद को मजबूत करना, उसके लिए इसका गठन हुआ था। अब है 80वां क्वेश्चन, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है।
मतलब आपको जो राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। इसमें पहला है कि 2024-25 के पुरुष वर्ग के लिए आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? मतलब पश्चिम बंगाल है, तो ये बिल्कुल सत्य है। केरल इसका उपविजेता रहा है और पश्चिम बंगाल ने इसको जीता है। ये जो दो ऑप्शन है ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं। देखो, पहले जो स्थान पे आता है उसे दिया जाता है संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी के नाम से इसे जाना जाता है। और दूसरे स्थान पे आता है उसे दिया जाता है कमला गुप्ता ट्रॉफी, ठीक है। और जो तीसरे पे आता है उसे दिया जाता है संपंगे ट्रॉफी। तो बी और सी इसमें गलत है। अब इसमें चौथा कथन है, पुरुष वर्ग के लिए हुई फुटबॉल चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में पश्चिम बंगाल 33 खिताब जीतकर सर्वाधिक सफल टीम है। ये बिल्कुल सत्य कथन है। पश्चिम बंगाल का ये 33वां खिताब था। तो इसमें ए और डी ये सही है, बी और सी इसमें गलत है। तो इस तरह हमने पूरे 20 क्वेश्चनों पे डिटेल चर्चा कर ली है। इस पेपर के सभी पार्टों का मैं डिटेल सॉल्यूशन मेरे इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने जीके पोर्शन का ही उपलब्ध करवाया है। 10 जनवरी के भी मॉर्निंग में इवनिंग शिफ्ट का मैं वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये 11 जनवरी का जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसका है। 11 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का भी मैं थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ, और सभी पार्ट का भी मैं वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।